ये मैंने अभी ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इसमें देखिए हमारे जो एक्सपेंसेस जो है, जो हमारे खर्चे हैं, वो 24 बचपन से लेके 24 साल की उम्र तक हमारा एक खर्चा सेम रहता है। उसके बाद आगे के 36 साल में हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा इनकम आ रहा है, लेकिन खर्चे भी है हमारे पास। इन दोनों में से जो पैसा बचता है उसको हम सेव करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग क्यों करना है? क्योंकि ये सेविंग जो है ये आपको 60 साल के बाद में आपकी जिंदगी जो भी है उसमें आपको ये सेविंग से ही काम चलाना पड़ेगा। आप कोई इनकम का साधन नहीं रहेगा, आप कमाई नहीं कर पाएंगे ज्यादातर। ओके, अभी अभी मैंने आपको बोला कि आपको सेविंग करना है, तो ज्यादातर क्या होता है कि पैसा सेव करने में लोगों में दिक्कत आती है कि लोगों को जब हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपको सेव करना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन सा है? जैसे कि बैंक में आपने एफडी खोला, या फिर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या फिर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों में दिक्कत क्या आती है कि इन्वेस्टमेंट को रिस्क बहुत रहता है। अभी रिस्क क्यों है? क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का स्वरूप जो है ये अलग रहता है, बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से ये अलग रहता है। क्योंकि इसमें जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लोगों को समझने में दिक्कतें आती है। और बहुत 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 बार ऐसा होता है कि पीपल गेट रॉन्ग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मतलब समझने में किसी की देरी हो जाती है। हम जिससे समझने की कोशिश करते हैं वो हमको बोलता है कि अरे आपको कुछ करना नहीं है, आप 5 साल के लिए पैसा डाल दो, 5 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन हम उसमें सोचते नहीं है कि 5 साल में डबल कैसे होगा। तो आइए देखते हैं हम कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। अभी देखिए हम कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हुआ, या फिर कैमरा हुआ, लैपटॉप हुआ, घर की हमारी जरूरत की चीजें हुई, या फिर गाड़ी हुई, बाइक हुई। तो ये प्रोडक्ट हम जब खरीदते हैं तो हमको पता है कि हम इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं, हम चला के देख सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप चला के नहीं देख सकते, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और उसका जो भी आपको रिटर्न आना है, जो भी उसका आपको अच्छा बुरा जो भी आपको उसका फल मिलना है, वो कुछ साल के बाद मिलता है, कुछ समय के बाद मिलता है। इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ऊपर से हम देखते हैं कि टीवी पे और सोशल मीडिया पे पूरी भरमार रहती है, हर किसी को आपको कुछ बेचना है। जैसे कि मीडिया हुआ, बैंक हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए, कंपनीज है, फिल्म स्टार्स है, या फिर आज के जमाने के टिकटॉकर्स है, या फिर यूट्यूबर्स है जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, उनको भी आपको कुछ ना कुछ बेचना है। उनका वीडियो दिखाने के पहले वो आपको ऐड दिखाएंगे, या फिर बीच में ही ऐड दिखाएंगे। वो एवरीबडी हैज ए सेल्स पिच टू सेल यू समथिंग। तो आपको करना क्या है? आपको ये बेसिकली 5 जो मंत्र अभी मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। ये आपके फाइनेंशियल लाइफ में अंत तक आपके काम आएंगे। तो क्या है ये मंत्र? सबसे पहला मंत्र है कि डोंट लूज मनी। आपको पैसा गंवाना नहीं है। आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा आपको रिटर्न उसका आना चाहिए। वो पैसा ऐसा नहीं कि आपने पैसा डाल दिया और फिर बाद में उसका कुछ रिटर्न ही नहीं आएगा और आपका जितना पैसा डाला वो भी नहीं आएगा। ऐसे प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है, इसमें आपको जाना नहीं है। दूसरा, इंश्योरेंस आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर उससे सुरक्षित हो जाता है, आपका या फिर आपके घर वालों का, आपके परिवार का। तीसरा मंत्र ये है कि अवॉइड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रैप। अभी कैसा होता है कि अभी हम ऐप देख रहे हैं, मोबाइल ऐप्स आए हैं जिसपे लोन मिलता है। वो बोलते हैं कुछ नहीं, आपका तुरंत लोन मिल जाएगा, 1000 रुपया, 5000 रुपया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो लोन है, ये लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपसे लेंगे वो बहुत बहुत हेवी होता है। मतलब आप तो यकीन नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब आपने 1000 रुपया भी लिया तो 1000 रुपया अगर आपने समझो 1 साल में उनको रिटर्न नहीं किया तो 1000 रुपये का 10,000 रुपया भी हो सकता है। तो 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा 1000 के बदले में। ये इतना हेवी लोन रहता है। तो इस मामले में आपको नहीं पड़ना है। चौथा जो मंत्र है इसमें से आपको सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है उसमें आपको फोकस करना है, बाकी किसी प्रोडक्ट के इसे हाथ नहीं लगाना है आपको। और पांचवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है कि इमोशनल ट्रैप्स में आपको जाना नहीं। होता कैसा है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार रहता है, या फिर आपका दोस्त रहता है, या फिर आपके बाहर के कोई संबंधी रहते हैं। वो लोग आते हैं और उनको आपसे बहुत प्यार उमड़ आता है अचानक से, और वो आके बोलते हैं अरे यार मैं ये कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा हेल्प करो, तुम मेरे पास से पॉलिसी निकाल लो, इंश्योरेंस का पॉलिसी निकाल लो, या फिर ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, तुम इसमें इन्वेस्ट करो पैसा, मैंने भी किया है। तो ये जो पीच है, ये इमोशनल जो पीच है, मुझे बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारा करीबी हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान थोड़ी करूंगा, इसमें आपको पढ़ना नहीं है।
अवॉइड। क्योंकि इसमें इसमें और एक जानकारी है कि आप सब बच्चे जो है तो आप सब स्मार्ट बच्चे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि फाइनेंशियल मार्केट में हाई अचीविंग प्रोफेशनल जिसको हम बोलते हैं कि जो कि स्मार्ट लोग रहते हैं, वो सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, सबसे ज्यादा उनको लोग फंसाते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट इसी तरह से बिहेव करता है। अभी मैंने बैंक अकाउंट की बात की, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाँ बैंक अकाउंट सर अच्छा है, लेकिन कौन से बैंक में हम अकाउंट खोलेंगे? तो सरकारी बैंक जिसको कि हम नेशनलाइज बैंक्स बोलते हैं, या फिर इसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। अगर आपका अकाउंट है तो मैं अकाउंट, अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है, तो जैसे कि आप स्टूडेंट है और आपकी खुद की कोई कमाई नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जनधन अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर उसका एक बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, एकदम बेसिक अकाउंट जिसमें कि कोई अतिरिक्त शुल्क आपसे नहीं लेते हैं, तो वो अकाउंट आप खोल सकते हैं। और अगर आप 18 साल के नीचे है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके एक उड़ान सेविंग अकाउंट आता है उनका, तो आप उसमें भी अकाउंट खोल सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी ये जो मैंने आपको बैंक का थोड़ा सा टाइप बताया है, बैंक में सरकारी बैंक जैसे मैंने बताया, प्राइवेट बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक बहुत डेंजरस होता है और इनमें ड्यूअल रेगुलेशन होता है, दो तरह के रेगुलेशन होता है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली आपको पता होगा कि बैंकिंग का जो कारोबार है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके रेगुलेटर है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अगर बोलना है तो कोऑपरेटिव बैंक्स का ड्यूअल रेगुलेशन होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उनका रेगुलेशन करते हैं, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है वो भी इनका रेगुलेशन करते हैं। तो इसका मतलब दोनों का इसको रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि दोनों का ही रेगुलेशन नहीं होता है। ये बोलता है वो करेगा, वो बोलता है ये करेगा। तो इस चक्कर में कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत, अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलरली डूबते रहते हैं। फिर नए नए टाइप के कुछ बैंक्स आए अभी, जो कि पेमेंट्स बैंक है, और फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसमें आपको, आप ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पता है कि ई वॉलेट्स है, मोबाइल वॉलेट्स है, पीपी फाइनेंस है। फिर आपके घर में अगर आप मम्मी को, डैडी को पूछेंगे या फिर आपके दादा दादी को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि निधि रहता है, बचत गट रहता है, या फिर भिशी रहता है, उसमें वो पैसा डालते हैं, हर महीने में लोग जमा करते हैं। तो ये चक्कर में आप ना पड़े तो ही ज्यादा अच्छा है। अभी बैंक में जो आप पैसा डाल रहे हैं, तो इसमें बैंक को सिर्फ 5 लाख का जो आपकी अमाउंट रहेगी, या फिर आपके बचत खाते में 5 लाख रुपया होना चाहिए, या फिर आपका एफडी में अगर 5 लाख रुपया है तो उसको ही सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है। इसके आगे का जो भी रकम है उसको आपको कोई, मतलब बैंक अगर डूब गई तो इसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें से मतलब बैंक डूब गई मतलब बैंक डूबती नहीं है नॉर्मली, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के ज्यादातर बैंक डूबती नहीं है। नेशनलाइज बैंक जो है वो कोई डूबती नहीं है। और प्राइवेट बैंक में भी ऐसा होता है कि प्राइवेट बैंक जो बड़ी बैंक है वो ज्यादातर डूबती नहीं है। और जैसे कि हमने देखा था कि येस बैंक प्राइवेट बैंक है, येस बैंक डूबने की नौबत आई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बचा लिया। उनमें दूसरी बैंक को उसका स्टेक लेने के लिए बोल दिया और वो बैंक बच गई। अब देख, मैंने जैसे बोला था कि 5 मंत्रा जो मैंने बोला था उसमें बोला था कि आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है जिंदगी में। लेकिन होता क्या है कि इंश्योरेंस जैसे हम लेने की बात करते हैं तो फिर या फिर वो इंश्योरेंस एजेंट जो है, या तो एजेंट आपको आके बताएगा कि अरे कुछ नहीं, आपको इंश्योरेंस लेना है, आपको महीने में 1,000 रुपया डालना है, 1 साल का 12,000 रुपया, और फिर 20 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, और वो टाइम पे आपको इंश्योरेंस का इतना इतना कवरेज मिलेगा, डाल दो, अच्छा स्कीम है। तो ये चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि होता क्या है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कंप्लीटली अलग होते हैं जिनका रिटर्न ज्यादा आता है। और इंश्योरेंस का इस्तेमाल सिर्फ आपको एक इंश्योरेंस कवरेज मिलने के लिए आपको करना है, जिससे कि आपका और आपके फैमिली का भवितव्य जो है वो सुरक्षित रहे, इसलिए आपको इंश्योरेंस लेना है। और इंश्योरेंस में अभी मोस्टली कैसे, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। ये 3 इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस को अगर आप इन्वेस्टमेंट करके लेने के लिए जाएंगे, जैसे कि यूलिप स्कीम रहता है, तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और जैसे कि मैंने बोला कि टर्म इंश्योरेंस में होता क्या है कि आप समझो, पहले का ही जो उदाहरण मैंने दिया था कि यू आर पेइंग 12,000 रुपीज अ ईयर, ओके, एज ए प्रीमियम। तो ये प्रीमियम आपने भरा, अगले साल आपको फिर से 12,000 रुपया प्रीमियम भरना है। तो ये मत सोचना कि आपने जो 12,000 रुपया प्रीमियम भरा था वो वेस्ट हो गया, ये वेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं हुआ, आपकी जिंदगी सुरक्षित रही है वो साल भर, और अगले साल आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे इसलिए आप वो फिर से 12,000 रुपया डाल रहे। तो ये सोच के आपको इंश्योरेंस लेना है। और जो भी एजेंट आपको बोलते हैं
कि इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको वो अमल करना है। पॉलिसी में ऐसा है कि 15 दिन में आप वो पॉलिसी चेंज कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि संपत्ति कैसे धन कैसे कमा सकते हैं हम, जिसको हम वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए और अगेन अगेन थ्री स्मॉल सिंपल फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकंड फॉर्मूला, सेव एज मच एज पॉसिबल। एंड थर्ड फॉर्मूला, इन्वेस्ट केयरफुली, डोंट लूज मनी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा पहला मंत्र था कि पैसा आपको गंवाना नहीं है। ओके, सो आपको वॉरेन बफेट मालूम होंगे, ये कि दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड वॉरेन बफेट सेज his wealth has come from combination of living in America, some lucky genes and compound interest। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अभी हमने बात की थी कि आपको लोन अगर आपने लिया तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने अगर बैंक में एफडी खोला है, फिक्स डिपॉजिट खोला है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आइए देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी इसमें देखिए, कंपाउंडिंग जो है, मैंने बेसिक आपको स्ट्रक्चर बताया कि ये 5 साल के लिए हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी पहले हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। मान लो कि इसके ऊपर हमको 1 साल में 10% से हमको इंटरेस्ट मिला है, जो कि ब्याज है। तो 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद हमारे हाथ में कितना रकम होता है? 11,000 रुपया। तो हमने ये 11,000 रुपया अगले साल के लिए इन्वेस्ट किया। फिर ये 11,000 के ऊपर हमको 1,100 रुपया इंटरेस्ट मिला। फिर हमारे पास पैसा हो गया 12,100 रुपया। तो इसी तरह से अगर आप 5 साल तक अगर ये पैसा आप डालते हैं, तो 5 साल के बाद में, मतलब 6वें साल के शुरू में आपके हाथ में रहेगा 16,105 रुपया। तो 16,105 रुपया कहाँ से आया? आपको जो इंटरेस्ट मिला था, ये इंटरेस्ट आपने जो बचत की थी 10,000 रुपया, उसमें आप सिर्फ वो इंटरेस्ट जोड़ते गए और वही पैसा आप इन्वेस्ट करते गए। तो 10,000 रुपया आपके 5 साल के बाद हो गए 16,105 रुपया। अभी और एक थोड़ा सा, अभी इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा एक मजा करते हैं इसके साथ। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वी आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज। तो हमने 10,000 रुपया जमा किया, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपए का। तो वी हैव टोटल 11,000 रुपीज। लेकिन नेक्स्ट ईयर व्हाट वी डिड फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, तो ये जो अमाउंट हमारे पास जमा है बैंक में, तो उसके ऊपर हम और 10,000 रुपए डालते गए। तो अभी क्या हुआ कि सेकंड ईयर वी हैड इन्वेस्टेड 11,000, that is our investment earned in first year and the interest plus 10,000 rupees, that is the new amount। तो अभी इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मैंने पहले वही हमारा 10% का ही फॉर्मूला हम पकड़ रहे हैं, 10% इंटरेस्ट का। तो इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला है 2,100 रुपया। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ? 23,100 रुपया। तो ये 23,100 रुपया हमने तीसरे साल में डाला। उसके बाद हमारे पास और 10,000 रुपया था, वो भी इसमें जमा कर दिया। और इसी तरह से अगर हम 5 साल में जाएंगे, तो 5 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे 50,000 रुपया, और टोटल हमारा सिर्फ इंटरेस्ट इनकम जो है इसके ऊपर, वो 17,156 रुपया हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट इनकम हुआ। और 5 साल के बाद हमारे पास रकम हुई 67,156 रुपया। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमारे जो दोस्त होते हैं, तो दोस्त लोग कैसे बिहेव करते हैं। अभी ये यहाँ पे देखिए, विमल जो है, तो विमल ने 10,000 रुपया पर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब हर साल के लिए इन्वेस्ट करना है। और इसको भी हम 10% इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। और विमल का जो टारगेट है वो है 20 साल के लिए। और किसी ने ये जो चार्ट विमल ने बताया था, ये चार्ट विमल का जो चार्ट है, किसी ने रोहन को बताया। अभी रोहन क्या बोलता है? रोहन खरगोश है। खरगोश माने मस्त मजे का लाइफ है उसका। तो वो बोलता है कि यार इतना जल्दी कौन करेगा, मैं अभी मजे करूंगा थोड़े से, और उसको अभी इन्वेस्ट करने दो विमल को, मैं करूंगा बाद में, मैं मजा करूंगा, फिर बाद में करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। अभी सवाल ये है कि मजा करने के बाद अगर रोहन इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या रोहन विमल के जितना पैसा कमा पाएगा 20 साल के बाद? आइए देखते हैं अगले चार्ट में। ये देखिए, अभी विमल तो शुरू से 10,000 रुपया हर साल में भर रहा है, 20 साल के लिए उसने पैसा जमा करना है। रोहन 5 साल के, विमल के बाद 5 साल में रोहन शुरू करता है, और रोहन बोलते हैं यार मेरे पास तो ज्यादा पैसा है, मैं क्यों 10,000 भरूं, मैं 15,000 जमा करूंगा पर साल का।
मतलब 5,000 रुपए ज्यादा विमल से। और रोहन इन्वेस्टेड 15,000 ईयर। सो 15 साल में रोहन ने जो इन्वेस्ट किया वो अमाउंट है 2.25 लाख रुपीस एट 10% इंटरेस्ट। रोहन को मिलेगा 5.93 लाख रुपीस एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। सो 15 साल का ही उसका है, क्योंकि उसने 5 साल बाद में शुरू किया था। लेकिन विमल विमल जो शुरू शुरू में ही उसने इन्वेस्ट किया था, और 20 साल के लिए सिर्फ उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, 10,000 रुपया पर ईयर। तो उसका टोटल अमाउंट हो गया 7,04,000 रुपया। और रोहन को कितना मिला? 5,93,000 रुपया। तो रोहन को इतना लगभग 18% विमल से कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि उसने शुरू देरी से किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करने के लिए शुरू करोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, वो भी लॉन्ग टर्म में। ये एक नया चीज है जिसको हम क्रेडिट हिस्ट्री बोलते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, जिसको मतलब आपके किसी रिश्तेदार को या फिर किसी दोस्त को या फिर कोई बड़े आदमी को आपने सुना होगा घर में बात करते हुए, यार मैंने लोन के लिए अप्लाई तो किया था लेकिन सिबिल ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। अभी होता यह है कि सिबिल इज नॉट द सिबिल बैंक नहीं है कोई, तो सिबिल आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता। सिबिल हमारे भारत में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, जैसे कि मैंने लिखा है कि सिबिल है, एक्सपेरियन है, इक्विफैक्स है और क्रिफ हाईमार्क है। ये 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, जो कि आपने जितना भी लोन लिया या फिर आपने उसका लोन का रिटर्न किया, तो इसका पूरा रिकॉर्ड वो शेयर करते हैं। और जितने भी बैंक्स है, जितने भी लोन देने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो ये सब अपना जो डेटा है, कस्टमर का जो डेटा है, जो कि इंफॉर्मेशन है कि इसने इतना लोन लिया था और इतना रीपे किया है, ये सब इंफॉर्मेशन ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या करती है, ये पूरा डेटा जो है वो जमा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसको एक क्रेडिट स्कोर देते हैं। जो क्रेडिट स्कोर है ये 300 से लेके 900 तक आता है। 900 मतलब ज्यादा अच्छा स्कोर। जैसे कि आपका जो एग्जाम के जो आपके मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स में आपको पता है कि 100 के नजदीक आप जाएंगे तो आप बोल देंगे हाँ 90 के ऊपर अच्छे मार्क आते हैं, 80% के ऊपर अच्छे मार्क आते हैं, या फिर 40% रहेगा तो ठीक है यार। लेकिन ये जो आपका जो स्कोर होता है, तो वही क्रेडिट स्कोर में भी ऐसे ही होता है। तो 300 से लेके 900 तक स्कोर होता है। तो 900 के आसपास अगर आपका रहेगा, 800 के ऊपर रहेगा, तो ज्यादा अच्छा समझा जाता है। मतलब ज्यादा अच्छा मतलब ये जो व्यक्ति है ये अच्छा कर्जदार है, इसको अगर कर्ज देंगे तो ये सुरक्षित रहेगा, ये प्रॉपर तरीके से इसको रिपेमेंट कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि लोन देना है या फिर क्रेडिट कार्ड देना है, तो इसका जो डिसीजन है ये बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लेती है, और ना कि सिबिल और कोई अन्य वित्तीय संस्था लेती है। तो अगर किसी ने आपको बोला कि मेरा लोन सिबिल ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई सिबिल इज नॉट अ बैंक, तो आपका लोन किसी और ने चेंज किया है। आइए अभी थोड़ा ध्यान देते हैं कि हम पूरा हमारा लाइफ लगभग ऑनलाइन हो गया। जैसे कि हम ये वेबिनार भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन चीजों के लिए हमको पासवर्ड, पिन और ओटीपी, ये 3 चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत बार होता है ऐसा है कि हमको कोई ऑफर देता है कि अरे मैं तुमको ये फ्री में दे रहा हूँ, तो तुम्हारे मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा वो मेरे पास दे दो, तो आई विल सेंड यू द फ्रीबी। तो ऐसा कोई फ्री में कुछ मिलता नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और जो ईमेल आपको जो आते हैं कि जो लगता है कि हाँ आपको लॉटरी लग गया, ये लग गया, वो लग गया। बहुत बार होता है ऐसे कि ये जो ईमेल भेजने वाले हैं ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से ईमेल भेजेंगे या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ईमेल भेजेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये कोई बैंक या फिर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसे मेल भेजते नहीं है। तो ये ऐसे मेल आपको मिलते हैं तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसमें जो भी लिंक रहेगा उसको कभी क्लिक नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रैवल का बुकिंग करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना है वो जो जिसके साथ भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो रिपीटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नया वेबसाइट खुल गया और आप उस पे जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ज्यादातर होता है कि आपको यहाँ पे चीटिंग हो सकती है। तो कोई अगर आपको क्यूआर कोड भेजता है या फिर लिंक भेजता है, इसको आप क्लिक करो ये और इसको स्कैन करो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अभी हमारा दूसरा जो पार्ट मैंने बोला था ऑनलाइन का, डिजिटल सिक्योरिटी का, तो डिजिटल सिक्योरिटी में बेसिकली ये जो है डोमेन एंड यूआरएल,
इसको आपको डिफरेंस जो है वो आपको पता करना बहुत आवश्यक है। और बहुत बार होता है कि हम इसमें फंस जाते हैं। अभी देखिए इसमें https://n.wikipedia.org ये जो है ये वेब एड्रेस है जिसको हम यूआरएल बोलते हैं, और इस यूआरएल में wikipedia.org ये डोमेन नेम है। ये सेम चीज ईमेल के लिए भी लागू होती है। जैसे कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक मेल आता है, समझो कि वी गेट मेल फ्रॉम फेसबुक, तो फेसबुक बस ऑफिशियल मेल वुड बी xyz@facebook.com एंड नॉट xyz@facebook.iamfake.com। तो ये जो iamfake.com जो है, जो एंड में जो आता है राइट साइड में, ये डोमेन रहता है। तो बहुत बार होता ये है कि अभी अमेजोन के सेल चल रहे हैं तो आपको अमेजोन का मेल आता है। हम क्या करते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि लेफ्ट पे जो पहला वर्ड आता है हम बोलते हैं कि अरे हाँ अमेजोन का मेल है। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ऑनलाइन फिनोमिना कैसे होता है कि राइट साइड का जो है वो डोमेन इंपॉर्टेंट रहता है, वो नेम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि लेफ्ट साइड का। तो अगर आप पढ़ते हैं लेफ्ट साइड है amazon.iamfake.com, तो इसमें होता है कि iamfake.com ये डोमेन है, यहाँ से आपको मेल आया है या फिर आपको मैसेज आया है, ना कि अमेजोन से। क्योंकि अमेजोन का आपको मालूम है, अमेजोन का जो भी एड्रेस है वो amazon.in रहेगा या फिर amazon.com रहेगा, ना कि उसके पहले और कुछ रहेगा। और जब भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, जैसे कि आपको किसी को पैसा भेजना है, पैसा मंगवाना है, ये वेब के बारे में बोल रहा हूं मैं, ऐप के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो HTTPS हर एक ट्रांजैक्शन के लिए होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि वेबसाइट का जो आपका यूआरएल है, यूआरएल में पहले जो 4 अक्षर है उसमें HTTPS आना चाहिए। एस रहेगा तो ज्यादा सिक्योर्ड रहता है वो वेबसाइट, उसका इंक्रिप्शन रहता है, यहाँ उससे जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वहां से आपके पास और आपके पास से उनके पास, तो ये सब पूरा इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब उसको कोई देख नहीं पाता है। अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं या फिर ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ब्राउजर यूज करते समय आपको ऐसा विंडो आएगा जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकेंगे, और बाजू में एक आपको ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड भी दिखेगा। तो इफ पॉसिबल यूज दिस वर्चुअल कीबोर्ड, क्योंकि होता कैसा है कि अगर आप ये पब्लिक प्लेस में जाके अगर आप ये ट्रांजैक्शन, मैं तो बोलूंगा करना ही नहीं है आपको पब्लिक प्लेस में जाके। अगर आपको जरूरत पड़ी और आप साइबर कैफे में या फिर नेट कैफे में जा रहे हैं या फिर किसी और जगह पे जाके आप, या फिर आपके शायद आपका दोस्त का भी लैपटॉप या पीसी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि कीलॉगर नाम का एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है, सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल किया होगा। उससे होता क्या है कि आप जो भी कीज दबाएंगे वो उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है, और वो जो भी मालिक है वो देख सकता है कि ये कीज कौन सा है। तो इसलिए अगर आप किसी थर्ड पार्टी के यहाँ पे अगर आप आपका नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो यूज दिस वर्चुअल कीबोर्ड। नाउ वी कम टू द मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल ऐप, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप बैंकिंग के जो ट्रांजैक्शन है वो आप आपके मोबाइल ऐप थ्रू कर सकते हैं। इसमें आप अभी इसमें फायदा क्या होता है कि ये 24/7 आपको एक्सेस मिलता है। तो आप पैसा भेज सकते हैं, आपका बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी को अगर पैसा देना है तो भी आप इसमें फिक्स करते हैं, फिर नोटिफिकेशन आपको इसमें मिलेगा, आप बिल पे कर सकते हैं, और बहुत सारे अकाउंट, मतलब आपके अगर 2-4 अकाउंट है तो वो भी आप मोबाइल ऐप थ्रू चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रिकॉशन ये लेना है आपको कि ऑथेंटिक ऐप यूज करना है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप कस्टमर है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो SBI बोल के ऐप है, तो वही आपको यूज करना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी का ऐप जो कि बैंक से रिलेटेड नहीं है, उसका ऐप लेके आप उस पर आप बैंकिंग का ट्रांजेक्शन नहीं करना है आपको। और ये जो ऐप जो है मोबाइल के, ये आपको रेगुलरली अपडेट करना है, या फिर ऑटो अपडेट पे डाल दीजिए प्ले स्टोर में जाके, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आपको सिक्योर यूज करना है। पब्लिक प्लेस में जैसे कि रेलवे स्टेशन पे वाईफाई फोकट में रहता है, तो हम तो वी फॉल प्रे क्या रे फोकट में वाईफाई चलो यूज करते हैं, तो ये आपको यूज नहीं करना है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। फिर आपका बैंकिंग के लिए एम पिन आता है, मोबाइल पिन एक आपको मिलता है, या फिर आपका लॉगिन आईडी रहता है। ये आपको कहीं पे भी सेव नहीं करना है, सिर्फ आपके दिमाग में सेव करना है, कि कहीं पे मोबाइल पे तो बिल्कुल नहीं करना है। और आपका मोबाइल फोन जो है वो लॉक रखिए हमेशा, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। मोबाइल में बहुत सारे लोग एंटीवायरस यूज नहीं करते और एंटी मैलवेयर ऐप भी नहीं यूज करते, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत सारे फ्री एंटीवायरस ऐप है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्री एंटीवायरस ऐप है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा।
और एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, समझो आपको किसी को पैसा भेजना है या फिर आपको किसी से पैसा आना है, तो इसमें कैसा है कि आप अगर पैसा भेज रहे हैं और आपको ट्रांजैक्शन के लिए कोई लिंक आता है ईमेल में, जैसे कि मोबाइल पे ओटीपी आता है, तो वैसे ईमेल पे भी लिंक आ सकता है, आता है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आ सकता है। अगर आपने खुद ने ये शुरू किया है ट्रांजैक्शन, तभी उसी लिंक को आपको क्लिक करना है। आप बैठे बैठे कहीं से मेल आ गए आपको कि बैंक की तरफ से मेल है और इसमें क्लिक करो, ये करो वो करो, आपको वो करना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्मॉल स्मॉल यूआरएल जो होता है, जैसे कि bit.ly, ऐसे छोटे छोटे यूआरएल जो आते हैं, तो ये यूआरएल आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना। इसमें इसका अगर कोई लिंक आता है तो वो आप ईमेल डिलीट कर दीजिए, इसको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। ऑनलाइन ऑनलाइन चीजों में फिशिंग या फिर डिसेप्शन और चीटिंग बाय इल्यूजन, इसमें होता कैसा है कि कोई आपको बोलता है कि हाँ मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ, मैं अमेजोन से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। तो ये सब चीटिंग होता है मोस्टली। अगर आपको याद है कि झारखंड जामतारा बोल के एक वेब सीरीज भी आया था, उसके ऊपर आपको पता है कि जामतारा में जो होता है वो सब फ्रॉड होता है। तो वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि दे आर फ्रॉम योर बैंक, वो बोलेंगे कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक और आपका अकाउंट अभी बंद होने वाला है, तो यू जस्ट शेयर मी दैट, आई विल डू यू वन फेवर, सो आई विल मेक श्योर दैट योर अकाउंट इज नॉट क्लोज, सो यू जस्ट शेयर दैट ओटीपी विथ मी, आई विल डू इट ऑनलाइन, सो यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक। और होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है यार अभी बैंक में कहाँ जाऊं, टाइम क्यों बर्बाद करूं, मुझे दूसरा भी काम है, तो हम उसको इजीली वो ओटीपी शेयर करते हैं। लेकिन जैसे हम ओटीपी शेयर करते हैं, हमारे बैंक से कुछ पैसा निकल जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको किसी ने भी बोला कि मैं ये यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ, तो आपको उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। मैं ओटीपी की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंफॉर्मेशन, आपका नाम भी उनको नहीं बताना है। ओके, उन्होंने कुछ भी पूछा तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है। ऑनलाइन फ्रॉड में सबसे जैसे कि पहले मैंने बताया था कि कोई आपको रिक्वेस्ट मनी भी कर सकता है, यूपीआई में होता है ये मोस्टली। यूपीआई में आप पैसा भेज भी सकते हैं और पैसा किसी से मंगा भी सकते हैं। जैसे कि आप 10-15 लोग अगर आप बाहर गए कहीं घूमने के लिए या फिर होटल में गए, बाद में ऐसा डिसाइड किया कि नहीं यार विल गो डच, तो एवरीबडी विल शेयर देयर कंट्रीब्यूशन। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो आप क्या करेंगे कि उसको यूपीआई से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, यार मेरा पैसा दे दे, तो वो रिक्वेस्ट उसके मोबाइल में जाएगा और उसके यूपीआई अकाउंट में उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि समबडी हैज सेंट ए कलेक्ट रिक्वेस्ट, तो वो उसको पैसा भेज सकता है। वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली होता कैसा है कि कलेक्ट रिक्वेस्ट जो आता है इसके लिए पिन का जरूरत नहीं होता है। तो ये फ्रॉडस्टर जो है ये आपको लिंक भेजेंगे, वो बोलेंगे सर हमको आपको ऐसा ऐसा पैसा भेज रहे हैं, मैडम हम आपको ऐसा पैसा भेज रहे हैं, तो हम एक लिंक भेज रहे हैं या फिर आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आपके यूपीआई अकाउंट में, आप उसका एक्सेप्ट कर दीजिए और आपका पिन नंबर दे दीजिए। ये होता नहीं है। और ये रिक्वेस्ट मनी में जो भी आपको अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको आपको रिक्वेस्ट करना नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ईमेल को आपको लिंक कोई ओपन नहीं करना है। अभी ऑनलाइन फ्रॉड का दो बेसिक फंडा है। ये दो ही बेसिक फंडे पे ये ऑनलाइन फ्रॉड चलते हैं और लोग फंस जाते हैं। पहला फंडा ये है कि एक्साइटमेंट, हमको वो बहुत एक्साइट करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि अगर आपको समझो फोन आया और वो किसी ने बोला कि आपको मैं 10 करोड़ का आपको लॉटरी लगा है, तो मन ही मन आप कम से कम एक पल के लिए तो आप सोचेंगे वाओ 10 करोड़ मजा आएगा। सो ये जो आपका एक्साइटमेंट है, तो फ्रॉडस्टर इस एक्साइटमेंट का गैर गैर फायदा उठाते हैं और ये आपसे फिर बाकी चीजों के लिए पैसा मांग सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखिए इधर ये रियल मैसेज है, ये मुंबई पुलिस ने शेयर किया हुआ मैसेज है। किसी को तो एक ने मैसेज भेजा कि कौन केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, मुंबई से आपको 25 लाख रुपए केबीसी का कैश प्राइज मिला है। तो ये नहीं होता, ये चीज ऐसा चीज नहीं होता है। किसी को कोई पैसा नहीं देता है, कम से कम फ्री में तो कोई पैसा नहीं देता है। ये सिर्फ आपको एक्साइट करते हैं, आपको गाजर दिखाते हैं और आपको फंसाते हैं बाद में। दूसरी बात, ऑनलाइन फ्रॉड का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले मैंने बताया था कि एक्साइटमेंट, दूसरा फैक्टर है फियर फैक्टर। आपको डराते ही, डर दिखाते हैं। डर कैसा, आपको बोलते हैं कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ और आपका अकाउंट अभी क्लोज होने वाला है, तो आप क्लोज नहीं होना चाहिए, तो आप ये करो, और आप डर जाते हैं। आप बोलते हैं हाँ मेरा अकाउंट बंद हो रहा है, तो मैं ये दे देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सिर्फ मेरे को ओटीपी तो देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो यू टेंड टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन इजीली। लेकिन ये
फ्रॉड है। ये जो बाकी बाजू का जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, ये भी मुंबई पुलिस ने शेयर किया है। इसमें एक आदमी विक्रम राठौर बोल के एक आदमी है, ये खुद को, और दूसरा राहुल शर्मा नाम का आदमी, ये यूट्यूब का एम्प्लॉय बता रहा है, और एक आदमी को ये धमका रहा है कि हम तुम्हारा जीवन और करियर बर्बाद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। डरा रहे उसको, बेसिकली डरा रहे। क्यों डरा रहे? क्योंकि उससे उनको पैसा निकालना है, इसलिए उसको डरा के धमका के पैसा निकाल लेंगे। तो आपको ये डरना नहीं है, आपको किसी चीज के लिए एक्साइट भी नहीं होना। अभी एक नया नया चीज अभी जामतारा वालों लोगों ने ये शुरू किया है, ये अभी एसएमएस भेजते हैं। इसमें बोलते हैं कि आपका केवाईसी अभी खत्म हो गया, तो आपको अभी केवाईसी अपडेट करना है, तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दे दो, मैं आपका केवाईसी अपडेट कर दूंगा। नहीं देंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए, जो भी लीगल कंपनी जो भी है, या फिर आपका बैंक है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई भी लीगल लीगल संस्था है, जैसे कि आपका कॉलेज है, स्कूल है, तो ये कभी आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन या फिर ईमेल या फिर फोन पे कभी पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, तो ये आपको पूछेंगे नहीं है। दूसरी बात, एसएमएस अगर आपको आते हैं और वो बोलते हैं कि कस्टमर केयर कांटेक्ट करो, तो आपको ये कांटेक्ट नहीं करना है, किसी को भी आपको फोन नहीं करना है, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी नहीं, जैसे मैंने पहले बोला कि दे ऑलरेडी हैव दिस इंफॉर्मेशन। और इसमें जो भी लिंक रहेगा, आई मीन द सेकंड मैसेज, यू कैन सी दैट, आई मीन दिस मैसेज, आई ओनली गॉट दिस मैसेज, योर एसबीआई अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, आई डोंट इवन नो दिस पर्सन and he sent me a message directly, and who is this person and what he has to do with my bank, if at all I am a customer of SBI. I may be or I may not be. लेकिन इसने मुझे मैसेज भेजा और डरा, सीधा बोल रहा है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया और केवाईसी अपडेट के लिए ये लिंक को क्लिक करना है। अब मुझे पता है कि ये फ्रॉड है, तो मुझे कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मेरा बैंक ऐसा कोई मेल भेजती नहीं है, कोई मैसेज भेजती नहीं है। तो आपको भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है, ये आपको ये ब्लॉक करना है, ये एसएमएस, ये नंबर जो आप नंबर रहता है तो नंबर आप ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर कोई उसका हेडर रहेगा एसएमएस हेडर, उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, अभी हमारे में से हार्डली एक या दो लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं है। लेकिन अभी मुश्किल ये है कि कोरोना चल रहा है बाहर, तो हमको बाहर जाना अलाउड नहीं है, दुकान बंद है, तो हमको ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ता है, जरूरी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी आपको क्या करना है कि रेप्यूटेड वेबसाइट जो है उनके ऊपर ही आपको शॉपिंग करना है। और इम्पल्स शॉपिंग जिसे बोलते हैं, अभी होता कैसे कि आप अगर फिर मेरा वही एग्जांपल, अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर अमेजोन का ऐप अगर खोलेंगे, तो वहां पे पहले ही पेज जो आता है, पहला स्क्रीन जो आता है आपके मोबाइल पे, तो उसमें बहुत सारे एक्साइट करने वाले ऑफर रहते हैं। ये इसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, उसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, और आप इमीडिएट उसके अंदर वो फंस जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है, और आप वो लेना चाहते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, इम्पल्स शॉपिंग आपको अवॉइड करना है। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप। फिर कोई डेटा आपको ईमेल पे शेयर नहीं करना है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अगर पॉसिबल हो तो कैश ऑन डिलीवरी ले लीजिए, मतलब जैसे ही मटेरियल आपको डिलीवर हो जाएगा, आप उसके बदले में आप कैश दे सकते हैं या फिर कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो आप उसको सेव करना है, मतलब अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको, अगर वो आइटम पसंद नहीं आया, रिटर्न करना है, तो आप उसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहेगा तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। और पहले जैसे मैंने बताया था कि गुड एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर आपको इंस्टॉल करना है। आपका अगर आप इंटरनेट यूज मतलब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वेब ब्राउजर, तो ब्राउजर रेगुलरली अपडेट करना है, सिक्योरिटी उसका अपडेट करना है। ऐप अगर यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप, या फिर वो अमेजोन का ऐप रहेगा, किसी और शॉपिंग साइट का ऐप रहेगा, या फिर आप ब्राउजर अगर यूज कर रहे हैं मोबाइल पे भी, तो वो भी आपको कंटिन्यूअसली अपडेट करना है। अभी इम्पल्स शॉपिंग अवॉइड करने के लिए मैंने बोला क्या कर सकते हैं। तो इम्पल्स शॉपिंग अवॉइड करने के लिए, अगर समझो लेट से आपको एक हेडफोन लेना है, हेडफोन खरीदना है, मान लो कि आपको सोनी का हेडफोन खरीदना है, आपने देखा उसका कीमत 10,000 रुपया है। तो आपको करना क्या है कि 10,000 रुपया पे अगर आपको दिखता है कि 10,000 रुपया पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इम्पल्स शॉपिंग नहीं करना है आपको। अगर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो शायद कल उस पे ऊपर 25% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, या फिर 50% भी हो सकता है अगर आपका किस्मत अच्छा है। तो आपको उसका इंतजार करना है। ये जो आइटम आपने देखा है सोनी का हेडफोन, इसको आप आपके शॉपिंग कार्ट में डाल दीजिए,
और सेव फॉर लेटर कर दीजिए, या फिर इसको आपकी लिस्ट में डाल दीजिए, फेवरेट लिस्ट में डाल दीजिए, और उसको रेगुलरली चेक करते रहिए। तो जैसे ही उसमें कुछ चेंजेस रहेगा, प्राइस उसका कम ज्यादा होते रहता है, जैसे इसमें कुछ चेंजेस आएगा तो आपको पता चलेगा। और आपका आपका जो टारगेट है वो टारगेट के ऊपर से अगर आप गए तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा हुआ है, इतना डिस्काउंट आया है, ये कीमत इसका नीचे गया है, तो वो टाइम पे आप उसको खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। अभी ये थोड़े दिन मतलब कुछ साल पहले का ये स्क्रीनशॉट है। वो टाइम पे Realme 6 नया फोन था, वो 15,000 रुपया मार्केट उसका प्राइस था, लेकिन वो 7,000 में दे देने की बात कर रहे थे। एक वेबसाइट तो मैंने ऐसे देखा है कि ये जो नीचे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उसी वेबसाइट के शॉपिंग के जो कपड़े दिख रहे हैं वो, और नीचे का स्क्रीनशॉट ये वही वेबसाइट का है। ये वेबसाइट पूरे दुनिया भर से ऑर्डर ले रहे थे, लेकिन जब हमने पूरा चेक किया तो इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि वी आर करंटली डिलीवरिंग ओनली इन शिवगंगा, बट कस्टमर्स कैन ऑर्डर फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। अगर तुम शिवगंगा में डिलीवरी कर रहे हो तो मैं मुंबई से ऑर्डर करके करूंगा क्या? वो ऑर्डर का डिलीवरी लेने के लिए शिवगंगा आऊंगा? तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। ये पूरा आपको, मैं तो पहले बोला था कि वेबसाइट जो है या फिर जो भी शॉपिंग का आपका जो है ऑनलाइन शॉपिंग का, वो रेप्यूटेड होना चाहिए, उसका रेप्यूटेशन होना चाहिए मार्केट में। किसी भी नए वेबसाइट के ऊपर मत जाइए। अभी अगर आप प्रोडक्ट पूरा डिटेल में नहीं देखते, जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड है वो अगर आप बारकाई से नहीं देखते, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखते, कंडीशंस नहीं देखते, इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो, तो क्या होता है ये देखिए। ये सज्जन ने हॉकिंस का प्रेशर कुकर ऑर्डर किया था। अभी इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा था, और प्रोडक्ट क्या डिलीवर हो गया, खिलौने वाला हॉकिंस का प्रेशर कुकर मिल गया था इनको। तो ये चीज ना हो जाए, इसलिए आपको ये सब ध्यान से देखना है। और एक चीज मैंने वेबसाइट पे देखी है। अभी ये मोस्टली ये जो सेकंड हैंड चीजें जो बेचते हैं, तो ये वेबसाइट पे ये फ्रॉड हो सकता है। अभी यहाँ पे देखिए, एक ही बाइक है, इसका नंबर सेम है और कीमत में फर्क है, लेकिन 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 मजे की बात यह है कि ये लोकेशन जो है, लोकेशन अलग अलग दिखा रहे हैं इसमें। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई मतलब कोई बाइक बेच रहा है, तो बाइक उसका जो है, बाइक का कलर सेम है, नंबर प्लेट सेम है, या तो वो फिर मुंबई से बेचेगा, या फिर पुणे से बेचेगा, या फिर हैदराबाद से बेचेगा, या फिर बेंगलोर से बेचेगा। चारों जगह से एक ही बाइक कैसे बेच सकता है कोई? तो ये क्लियर फ्रॉड है। और बहुत सारे फ्रॉड केसेस जो होते हैं ये सेकंड हैंड वेबसाइट पे होते हैं। तो उसमें फेक फोटोज या फिर आईडी कार्ड पे पोस्ट करते हैं, और ये गैंग ही है, ये पूरा गैंग ऑपरेशन है। ये आपको फंसाते, एक बार आप फंस गए उनके जाले में, चक्कर में आ गए, तो फिर आपको ये पैसा मांगते हैं, पैसा लेते हैं आपसे। और एक ये ऑनलाइन डेटा मॉन्गर्स जिसको हम बोलते हैं, और ये चीटर्स, ये हमेशा आते रहता है। अभी इसमें देखिए कि जियो का ऑफर आ रहा है। अभी जियो के ऑफर में कॉमन सेंस ये है कि अगर हमको बेसिक अगर हम दिमाग लगाए, तो इसमें सोचने की बात है कि भाई जियो का जो ऑफर आ रहा है कि मुकेश अंबानी अगर दुनिया का सबसे छठा श्रीमंत आदमी बन गया है, तो वो खुद वो ऑफर देगा ना, खुद आके वो डिक्लेयर करेगा टीवी पे कि हाँ जियो की तरफ से ऑफर दे रहा हूँ। वाई समबडी वुड सेंड एन मैसेज लाइक दिस? और वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। अगर दुनिया का अगर सबसे धनवान आदमी ऑफर दे रहा है तो पूरे साल के लिए देगा ना, 3 महीने के लिए क्यों देगा? और ऊपर से सबसे मजे की बात है, ये मैसेज भेजने वाले को ये भी नहीं पता कि वो उसका कस्टमर, जियो का कस्टमर है या नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर आपके पास जियो का सिम नहीं है, तो आप किसी भी दोस्त या घर से किसी को सिम रिचार्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीटिंग है। और ये जो मैंने आपको पहले बोला था कि शॉर्ट यूआरएल आपको कभी क्लिक नहीं करना है। इसमें शॉर्ट यूआरएल देखिए, bit.ly ऐसा शॉर्ट यूआरएल इसने दिया है। इसके पीछे जो असली यूआरएल है वो free-gift.xyz ये उसका यूआरएल है, प्रॉपर यूआरएल। तो ऐसे किसी भी मैसेज को आपको ध्यान नहीं देना है, डिलीट करना है। आइए बात करते हैं हमारे सबसे पसंदीदा चीज, दैट इज सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया आपका फ्रेंडली नेबरहुड प्लेस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और फिर सोशल मीडिया, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप स्कूल या कॉलेज के आप दोस्त हैं,
स्कूल और कॉलेज के बाद आप एक जगह पे मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं चौराहे पे, आप कहीं पे ग्राउंड के बाजू में आप मिलते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, मजे करते हैं, दैट इज योर सोशलाइजिंग। तो आप सोशलाइज कर रहे हो दोस्तों के साथ और लिविंग फेसेस के साथ, आपको मालूम है वो सामने वाला आदमी कौन है, क्या है, और वो आप सोशलाइज कर रहे हो। सोशल मीडिया पे आपको ये नहीं पता कि वो सामने वाला कौन एग्जैक्टली कौन है, भले उसका नाम आपके पहचान का होगा, लेकिन आप ये नहीं गारंटी से कह सकते कि वो जो आदमी है वो वही है। अभी फॉर एग्जांपल आपने मेरे कलीग अरविंद ने हमारा सेमिनार शुरू किया था, तो अरविंद का प्रोफाइल फेसबुक पे आ सकता है, अरविंद के नाम से कोई भी प्रोफाइल खोल सकता है, तो मुझे ये नहीं पता कि वो प्रोफाइल यही अरविंद का है या फिर कोई अरविंद अरविंद के नाम पे किसी और ने प्रोफाइल खोल के रखा है, ये मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मैं बोला कि सोशल मीडिया इज नॉट योर फ्रेंडली नेबरहुड प्लेस, एंड इसीलिए आपकी जिंदगी का जो भी पर्सनल डिटेल है उसमें पोस्ट करने का जरूरत नहीं। अभी होता कैसे कि हम जाके सेल्फी निकाल लेते हैं, कहीं गए, हाँ मैं मंदिर गया, मैं इधर गया, मैं ये गाड़ी लिया, वो गाड़ी लिया, ये हम निकालते और डाल देते हैं। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप, ये जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं जिंदगी का हर एक चीज का, या फिर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, तो ये सोशल मीडिया पे आपको शेयर नहीं करना है। आप फैमिली के साथ कहीं गए हॉलीडे के लिए, या आपको हॉलीडे सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है। आपके अचीवमेंट जो है ये आपको शेयर नहीं करना है, अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप समझो कि आपको क्लास में अच्छे मार्क मिल गए, तो आपके जो दोस्त लोग हैं, क्लासमेट है, इनको तो पता है कि आपके अच्छे स्कोर आए हैं, और आपके रिश्तेदार जो है तो इनको आप बता सकते हैं कि हाँ अंकल मुझे इतना मार्क मिला, हाँ आंटी मुझे इतने स्कोर मिले, लेकिन दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपको अगर किसी ने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, किसी ने आपको बाइक ले दिया, या फिर आईफोन लेके दिया, या फिर वर्चुअल रियलिटी का जो गियर आता है जो आंखों पे लगा सकते हैं वो किसने दिया, तो ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं दुनिया की, हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और जो भी आपको नाइस कमेंट आता है, लाइक आता है, ये फेक भी हो सकता है, उसका इंटेंशन भी ना रहे। अगर किसी को, अगर आपको चीटिंग करना है, कोई फ्रॉड अकाउंट ही है, तो वो तो जानबूझ के आपके हर एक चीज को लाइक करेगा, या फिर आपको नाइस कमेंट देगा। अभी मैंने जो आपको बताया कि ये आपका हॉलीडेज, अचीवमेंट और एक्सपेंसिव गिफ्ट सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसका एक किस्सा, मुंबई मुंबई का एक किस्सा है, और कुछ कुछ साल पहले कह लेगा, ये रियल किस्सा है। एक फैमिली का वेकेशन पे गई थी फैमिली, पूरी फैमिली, और वेकेशन खत्म करके जैसे ही आए तो उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का पूरा सामान गायब था। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया कि हमारे घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है। फिर पुलिस, वो जो फैमिली थी वो फैमिली की काफी अच्छी रिलेशनशिप थी पुलिस डिपार्टमेंट में, तो पुलिस ने भी अच्छा उसका इंक्वायरी किया और वो चोर को पकड़ा। कुछ दिनों में ही चोर को पकड़ लिया, और चोर को पकड़ने के बाद बोला कि तेरे को कैसे पता था कि ये घर में कोई नहीं है, ये लॉक है और घर में कोई नहीं है, और तू सारा सामान आराम से लेके गया, तो ये तेरे को कैसे पता चला? तो उसने बोला था कि मैं इनको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, इन्होंने फेसबुक पे आपके अपने फोटो पोस्ट किए थे कि पूरा फैमिली हम हॉलीडे पे है, यहाँ पे मजे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि इनके घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं घर में घुसा, आराम से चोरी किया, बोलता है 2-3 दिन आराम से सब सामान लेके गया वहां से। तो ये हो सकता है, ये रियल किस्सा है, ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आपका कोई भी अचीवमेंट है ये सोशल मीडिया पे आपको डालना नहीं है। ये और एक किस्सा, मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया फ्रॉड में जो भी लोग हैं तो उनका ये फंसाते हैं। एक एक कनाडा से एक लड़की ने बोला कि, और वेस्टर्न रेलवे का जो एम्प्लॉय था उसके पास से 27 लाख रुपए उससे निकाल लिया बहाना कर करके हर एक बार। ये होता है, ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं बहुत सारे। अब ये पासवर्ड सिक्योरिटी मेरा बहुत करीबी सब्जेक्ट है। मैं इसके सिर्फ पासवर्ड सिक्योरिटी के ऊपर आपके साथ 3 घंटा तक बात कर सकता हूँ। आप आपका पासवर्ड शेयर करते हैं किसी के साथ? कैन समबडी आंसर? If you want to answer, you can raise your hands, then I can unmute you. Yes, Sakshi, tell me. Yeah, Sakshi, please go ahead. Sir, we do not share our password with anyone. Okay, do you write down your passwords? Sakshi, you can answer. No, sir. Okay. No, sir, I do not write my password. Do you use the same password everywhere?
Yes, sir. Exactly. So this is what happens with everybody. It's not just you. Everybody think that password is I mean, it's a rocket science, and we are very simple people, so we don't know. But you are still much better than the rest of the people. There are some very smart, and I can say extra smart people who write down the password. I mean, their uh, secret codes of the pins. That's a ATM card pin on the reverse of their card. Some people write down on the cheat and put the cheat along with the ATM card. So it happens. So in that case, forget any software or mobile application. Even the God cannot protect such people. लेकिन होता क्या है, ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि पासवर्ड बहुत डेंजर चीज होता है, पासवर्ड ध्यान में नहीं आता है, ध्यान में नहीं रख सकते, इसलिए हम सिंपल पासवर्ड तैयार करते हैं और सब जगह पे एक ही पासवर्ड यूज करते हैं, या फिर वही पासवर्ड हम सब लिख के रखते हैं कहीं, क्योंकि भूलेंगे तो क्या करेंगे? अगर जीमेल का पासवर्ड हम भूल गए तो एक्सेस कहाँ से करेंगे? इसलिए हम वो लिख के रखते हैं कहीं पे, हमारे नोटबुक पे या फिर डायरी में या फिर वॉलेट में, उसका एक चिट्ठी बना के लिख के रख देते हैं। लेकिन ये इतना भी हार्ड नहीं है। आप छोटी छोटी सी टेक्निक है, उससे आप ये सिंपल और रोबस्ट यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी पासवर्ड ऐसा क्रिएट कर सकते कि जो ब्रेक ना हो, ऐसा नहीं होता, ये इट्स नॉट पॉसिबल। भले ही उसको 10 दिन लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, लेकिन हर एक पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको मैक्सिमम उसको डिफिकल्ट बनाना है। डिफिकल्ट किसके लिए? दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए आपको उसको डिफिकल्ट बनाना है। अभी सिंस वी आर ऑल इंडियंस, तो हम भारतीय लोगों में एक खासियत है कि हमारे पास अलग अलग भाषा है। तो हर एक भाषा में हमारा जो वर्ड्स है या फिर नाम है या फिर फ्रेज है, ये हमारे बहुत काम में आता है। अभी देखिए यहाँ पे घटोत्कच जो है, घटोत्कच शख्स जो है, ये हमारे महाभारत का एक कैरेक्टर है। और फिर बाकी के जो 3 कैरेक्टर ये हमारे वो फेमस मूवी बाहुबली से है, कटप्पा है, बाहुबली है, महिष्मती। तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने में करना क्या है कि ये जो वर्ड्स मैंने दिए हैं हमारे, ये टिपिकल इंडियन वर्ड्स है, ये आपको इंग्लिश डिक्शनरी में कहीं भी नहीं दिखेंगे, ये रीडेबल इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो ये वर्ड आपको क्या करना है, इसमें किसी लेटर को कैपिटल में करना है, किसी को आपको स्मॉल में लिखना है। तो ये देखिए एग्जांपल में घटोत्कच, कटप्पा, बाहुबली कैसे चेंज हो गए। अभी आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। अभी मैं कटप्पा का एग्जांपल लेता हूँ, एकदम सिंपल पासवर्ड। अभी मैंने क्या किया है कि कटप्पा का जो पहला लेटर है के, तो के बाद में मैंने डाला 1, फिर उसके आगे के 2 लेटर ए टी, उसके बाद डाला 2, फिर आगे 3 लेटर ए पी पी, उसके बाद डाला 3 नंबर और फिर बाद में डाला ए। मेरा पासवर्ड तैयार हो गया, K1A T2A PP3A। ये सिंपल पासवर्ड तैयार हो गया। और यही तरीके से आप यूनिक पासवर्ड हर एक साइट के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड तैयार करते समय ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ कभी भी यूज नहीं करना है, आपका खुद का या फिर आपके फैमिली का मोबाइल नंबर पासवर्ड में कभी यूज नहीं करना है, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अगर आपका हो, अभी करंट का या फिर पुराना, तो उनका किसी का नाम या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको पासवर्ड में कभी यूज नहीं करना है। रीजन क्या है कि साइबर स्पेस या फिर ऑनलाइन स्पेस जो है, इट इज लॉट मोर डेंजरस देन द स्ट्रीट्स ऑफ योर नेबरहुड। पासवर्ड के लिए सिंपल रूल है, कीप इट सिंपल एंड स्मार्ट। सबसे पहला रूल है कि पहले मैंने बताया था पहले स्लाइड में कि आपको कोई वर्ड यूज करना है। अभी चलिए थोड़ा सा आगे उसको एक्सटेंड करते हैं। अगर हम वर्ड की जगह पे कोई फ्रेज यूज कर सकते हैं, जिसको हिंदी में हमारे मतलब हिंदी सिनेमा में उसको एक अच्छा वर्ड है उसके लिए, जिसको बोलते हैं हम तकिया कलाम। तकिया कलाम क्या होता है कि अगर आप मूवी देखते हो तो उसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के मुंह में एक डायलॉग हमेशा रहता है, ये सर्किट क्या करेला है, सो दैट इज हिज तकिया कलाम। या फिर कोई कैरेक्टर अगर एंट्री करता है तो वो टाइम पे टिपिकल म्यूजिक बजता है, तो उसका तकिया कलाम हो गया हो, तो वो म्यूजिक बज गया तो आपको समझ में आता है कि अरे हाँ अभी ये कैरेक्टर का एंट्री है, सो दैट इज तकिया कलाम। तो अभी उसी तकिया कलाम को या फिर पैराफ्रेज को आपको यूज करना है। अभी देखिए कटप्पा का हमारा वर्ड था, अभी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मतलब कुछ साल पहले पूरे देश को ये सवाल
था देश के सामने, हर एक के जबान पे यही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब ये सिंपल फ्रेज है, ये ध्यान में रहने वाली चीज है, इसको हम भूलते नहीं है जल्दी। तो इसको हमको एक्रोनिम में कन्वर्ट करना है, और वो करते समय आपको क्या करना है कि ये जो पासवर्ड आप बना रहे हैं उसमें आपको कुछ नंबर ऐड करना है, कुछ सिंबल्स ऐड करना है, या फिर कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये अल्टरनेट करना है। तो अभी ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये हमारा पैराफ्रेज है। तो इसमें से मैंने क्या किया कि सबसे पहले वाला पहला लेटर जो है इसका, ये पूरे सेंटेंस का, तो हर एक वर्ड का मैंने पहला लेटर लिया है, जैसा है वैसे लिया। स्मॉल में है तो स्मॉल में है, कैपिटल में है तो कैपिटल में लिया है। तो इसमें हमारे पास बन गया KNBKKM। और जैसा पहले मैंने बोला था कि अभी ये हमारा फ्रेज है, तो कटप्पा ने, तो टी के जगह पे मैंने दो डाला, क्योंकि T2 तो टी के जगह पे मैंने 2 डाला। क्यों मारा, क्यों के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, और बाहुबली को मतलब उसके ऊपर मैंने एक जिसको हम एरो बोलते हैं, तो एरो का सिंबल डाल दिया उसमें। क्यों मारा, क्यों के आगे क्वेश्चन मार्क है, मारा के आगे MA डाल दिया। या फिर आपको जो भी सिंबल पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपको नंबर्स पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें जो पहला जो अभी इसमें आप पहला लेटर मैंने यूज किया हर एक वर्ड का, आप एंड का लेटर भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिंबल वगैरह जो है ये शुरू में नहीं डालना है आपको, शुरू में लेटर डाल दीजिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जो जनरल साइट्स है, जैसे कि हमारा जीमेल का साइट है, या फिर फेसबुक अकाउंट है, या ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो जो चीज आपको फाइनेंशियली या फिर पर्सनली आपको जिस चीज से आपको हानि नहीं पहुंचती है, या फिर उसका आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल मेमोरेबल फ्रेज यूज कर सकते हैं और पासवर्ड बना सकते हैं। और जो फिर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जैसे कि बैंक अकाउंट है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, मोबाइल ऐप है, इसके लिए आपको बहुत ही रोबस्ट पासवर्ड तैयार करना है, जो या फिर आपका पर्सनल ईमेल आईडी जो है उसके लिए। और साइट स्पेसिफिक, अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम साइट स्पेसिफिक पासवर्ड हमको याद नहीं रहता है, हम एक ही पासवर्ड सब जगह पे यूज करते हैं। ओके, जैसे कि साक्षी ने बोला, अभी साक्षी क्या कर सकती है इसमें कि अगर समझो उसको जीमेल का अकाउंट हो, जीमेल पे उसको पासवर्ड यूज करना है, तो वो क्या कर सकती है, उसका जीमेल का जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड ले सकती है, उसके आगे या पीछे जीमेल से रिलेटेड कोई वर्ड क्रिएट कर सकती है। जैसे अभी इधर मैंने बैंक के लिए एग्जाम्पल दिया, अभी ये कटप्पा का जो है, कटप्पा का ICICI बैंक में अकाउंट है, इसने ICICI का पासवर्ड कैसे किया, कटप्पा, उसके बाद में उसने सीधा ICICI डाल दिया। अगर उसका SBI में अकाउंट हो तो फिर वो स्मॉल s डाल सकता है, उसका पासवर्ड डाल सकता है, एंड में BI डाल सकता है। जीमेल अकाउंट है तो जीमेल के लिए ईमेल या ई कैपिटल डाल सकता है, स्मॉल डाल सकता है, उसका पासवर्ड जो तैयार किया, रोबस्ट पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो डाल सकता है, एंड में G डाल सकता है, या फिर ईमेल और फिर बाद में जीमेल। इसके लेटर्स भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। ये आप अपना इमेजिनेशन यूज कीजिए, जितना भी आप इमेजिनेशन यूज करेंगे, सो यू विल क्रिएट अ रोबस्ट पासवर्ड फॉर ईच एंड एवरी साइट, and that will be very easily memorable. You can easily understand, you can remember whenever you go to that particular site, you'll remember that अरे जीमेल, हाँ जीमेल तो मेरा ये पासवर्ड है, मेरा पासवर्ड ईमेल एंड सो एंड जीमेल ऐसा है, तो सो दैट वे इट विल हेल्प यू। और जो भी मैंने पहले बताया था कि आपका जो रिजर्व और स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आपको यूज करना है। अभी एक वेबसाइट है जिसको पासवर्ड चेकर टूल से, ये ऑनलाइन डोमेन टूल से, इसमें मैंने क्या किया कि कटप्पा जो हमारा सिंपल पासवर्ड था, सिर्फ कटप्पा वर्ड मैंने डाला, तो इसका स्कोर देख लीजिए। लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो कटप्पा है, और उसके राइट साइड में कटप्पा को जैसे हमने एक वर्ड के एक लेटर के बाद हमने 1 डाला था, 2 लेटर के बाद दो फिगर डाला था, 3 लेटर के बाद हमने 3 डिजिट डाला था। तो ये पासवर्ड जो हमने डाला तो इसका आपको स्कोर मिलता है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या है, नंबर्स क्या है, लेटर्स क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहले इसमें 3 जगह पे येलो मार्क आ गया, दूसरे इसमें 1 जगह पे येलो मार्क आ गया, मतलब वो चीज में हम फेल हो गए। अभी यही पासवर्ड मैंने, जैसे मैंने आपको बोला था कि टी की जगह पे 2 डालो, या फिर उसको एरो डालो, या फिर क्वेश्चन मार्क डालो, या फिर दूसरा कोई सिंबल यूज करो, तो ये सिंबल मैंने यूज किया है एक कैरेक्टर में, इसमें आपको पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल आएगा।
ये पासवर्ड लेंथ अच्छा है, इसमें नंबर्स यूज किए हैं, लेटर्स यूज किए हैं, अपर केस लेटर से, लोअर केस लेटर से, सिंबल्स है, कैरेक्टर साइज भी अच्छा है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पासवर्ड में नहीं है। एक्सक्यूज मी। अभी पासवर्ड जो ब्रेक करते हैं, जो हैकर रहते हैं, तो उनके पास वो ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं पासवर्ड पे। तो ब्रूट फोर्स में होता है क्या है कि वो एक या तो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स यूज करते हैं या फिर बॉटनेट यूज करते हैं, जो कि आपके पासवर्ड पे अटैक करेगा, वो जो कैरेक्टर है उस पर अटैक करेगा, उसको डिकोड करने की कोशिश करता है। तो ये जो अभी पासवर्ड आपको दिख रहा है जो कि अच्छे कैरेक्टर लेंथ का है, तो इसको अगर ब्रेक करना है ये पासवर्ड को, तो आपका स्टैंडर्ड डेस्कटॉप पीसी है या फिर लैपटॉप है, वो अगर सिंगल पीसी और डेस्कटॉप अगर हम यूज कर रहे हैं ये पासवर्ड ब्रेक करने के लिए, तो उसके लिए 143 क्वाड्रिलियन ईयर्स लगेंगे। और सबसे बॉटनेट हम यूज करते हैं मीडियम साइज का जो बॉटनेट है, मैं सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम साइज जो बॉटनेट है जो कि नॉर्मली हैकर्स लोग यूज करते हैं, even for that botnet, that medium size bot, it will take 14,300 करोड़ साल लगेंगे ये पासवर्ड ब्रेक करने के लिए। क्या क्या मुश्किल है ये पासवर्ड, क्या डिफिकल्ट था इसमें? हमने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा किया या फिर रॉकेट साइंस जैसा कुछ ढूंढ के निकाला है? एक सिंपल फ्रेज लिया, उसको कन्वर्ट किया और हमारे हिसाब से कन्वर्ट किया, कोई लेटर स्मॉल किया, स्मॉल किया, कोई कैपिटल में डाला, सिंबल्स डाले, नंबर्स डाले, बस हमारा रोबस्ट पासवर्ड तैयार हो गया। तो यू कैन क्रिएट दिस पासवर्ड फॉर एवरी वेबसाइट। आपके पास आगे का चैप्टर है कि आपका जो पिन्स रहता है एटीएम का, तो ये पिन जो है प्लास्टिक कार्ड का, ये पिन हम क्या करते हैं कि बैंक ने हमको जो पिन दिया है हम वही यूज करते हैं, लेकिन बैंक जब आपको पिन देती थी उसके नीचे लिखा होता है यू नीड टू चेंज द पिन इमीडिएटली, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं करते। ये गलत चीज है, ये गलत प्रैक्टिस है, आपको ये पिन चेंज करना है और रेगुलरली चेंज करते रहना है। और ये भी जैसे पासवर्ड के बारे में मैंने बताया था, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये जो कीपैड आपको दिख रहा है ना, ये कीपैड आपके मोबाइल पे भी है। चलिए देखते कैसे कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल का कीपैड, इसमें भी लेटर है, नंबर के नीचे कैरेक्टर है, ओके, अल्फाबेट्स है। और पिन जो है आपका एटीएम का जो पिन है वो 4 डिजिट का होता है, 4 नंबर्स होते हैं उसमें। और इसका मतलब ये है कि आप 1000 से लेके 9999 तक जो भी आपकी जो संख्या है, that only you need to use as a pin, or you can just create a combination of these numbers, but these numbers will be there somewhere. तो आपको क्या करना है कि सिंपल फ्रेज यूज करना है, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे आप कटप्पा को यूज कर सकते हैं। हियर आई जस्ट गिवन अनदर एग्जांपल, Money Life Foundation. So this is our catchy line, that logo, I mean we can use that catchy line, Money Life Foundation, the right thing to do. तो मैंने ये अल्फा न्यूमेरिक कीपैड मोबाइल का यूज किया है। तो जो भी करस्पॉन्डिंग नंबर है ये वर्ड के साथ, अभी एम के लिए क्या आता है 6, फाउंडेशन के लिए आता है 3, राइट के लिए आता है 7 और थिंग के लिए आता है 8। तो मनी लाइफ फाउंडेशन द राइट थिंग टू डू, इसका हमारा पिन हो गया, एटीएम का पिन हो गया 6378। इसमें भी आपको ये करना है कि 0 और 1 जो है, जिसके लिए कोई इधर कैरेक्टर नहीं है या फिर अल्फाबेट नहीं लिखा है, तो आप इसमें बीच में ये भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 63178 के जगह पे मैं इसको 6078 भी कर सकता हूँ। ये नंबर आप डाल के, मैं आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड है, तो आप कर सकते हैं। ओटीपी जैसे मैंने बताया था कि ओटीपी और पिन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको क्रेडेंशियल्स लाइक ओटीपी, पिन, सीवीवी नंबर या फिर अदर चीज के लिए पूछता नहीं है। अगर आप ये बता देते हैं तो ये फ्रॉड है, आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, आपके पैसे जाएंगे इसमें, दूसरा कुछ नहीं होता है। सो शॉर्ट समरी, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक के साथ रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज जाके बैंक में ये रजिस्टर करवा दीजिए, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मोबाइल पे, ईमेल पे या फिर वॉलेट में स्टोर ना कीजिए या फिर कहीं पे लिख के ना रखिए।
वेबसाइट अगर आप ब्राउजर यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हैं या फिर मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, तो ये आपको ऑथेंटिक यूज करना है। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके आप अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना है, आपको आपके बैंक से ही करना है। बैंकिंग का जो आपका पासवर्ड है, पिन है, ये आपको रेगुलरली चेंज करना है। और मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि कैसे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट एनी टाइम एवरीवेयर। और कहीं पे भी आपको लगा कि नहीं मेरा पासवर्ड चेंज करना है, तो आप बैठे बैठे उसको चेंज कर सकते हैं। जस्ट फॉलो द स्टेप्स विच आई हैड शेयर्ड विथ यू। और ठीक है, हमने सब प्रिकॉशंस ले लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि कुछ चीजें गलत हो जाती है, हमारे साथ कुछ धोखा हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है? अगर कुछ गलत हो गया तो हमको तुरंत ये जो घटना हुई इसकी जानकारी हमको बैंक में देनी है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड इश्यूर है उनको देनी है, या फिर पुलिस में जाके इसकी कंप्लेंट करनी है। पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि पुलिस ये है, पुलिस ये है, कुछ नहीं। अगर आपके पास कुछ धोखा हुआ है या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो आप कभी भी पुलिस के पास जा सकते हैं, आपकी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, मिस सेलिंग, इंश्योरेंस, ये अभी आपको आएगा जिंदगी में बाद में, तो अभी सिर्फ जानकारी लेके रखिए। अगर ऐसे चीज होती है आपके साथ, मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, लोन्स, डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग, तो ये आपके बैंक ब्रांच में या फिर जो कंसर्न म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके पास आप ये रेज कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, हम बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम हमारे समझो आपके एटीएम कार्ड में कुछ फ्रॉड हुआ, किसी ने आपको जामतारा से फोन किया, गलती से आपने वो उसको ओटीपी बता दिया, आपके अकाउंट से कुछ पैसा चला गया, निकल गया, धोखा हुआ आपके साथ। तो हम क्या करते हैं कि ये टाइम पे हम सिर्फ फोन उठाते हैं और बैंक के कंज्यूमर केयर का जो नंबर रहता है वहां पे हम फोन करके हमारा कंप्लेंट देते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने तो बैंक को बताया। लेकिन लीगल लैंग्वेज में ये कॉल रिकॉर्ड जो है इसको कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आपका जो भी, ठीक है आपने कॉल करके बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको बैंक को ईमेल भेजना है या फिर उनको लेटर लिखना है, उसमें आपको रेफरेंस देना है कि हमारी ऐसे ऐसे ये टाइम पे ये नंबर पे मैंने कॉल किया था और मेरी ये व्यक्ति से बात हुई है, इनको मैंने ऐसे ऐसे बताया था। ये बोल के आपको राइटिंग में उनको देना है, ईमेल भेजना है या फिर राइटिंग में कंप्लेंट करना है। अगर पुलिस के पास है तो पुलिस में आपको जाके वहां पे सिर्फ कंप्लेंट देना नहीं है, पुलिस को बोलना है कि आप इसका एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही उसका इंक्वायरी होता है। आप सिर्फ कंप्लेंट देके आएंगे तो पुलिस उसका इंक्वायरी नहीं करेगी। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है तब तक उसका इंक्वायरी नहीं होता है, या फिर आपको उसका आपका पैसा वापस नहीं मिल सकता है। और अगर आपने कंप्लेंट किया, एफआईआर दिया, लेकिन आपको कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला, तो 15 दिन के बाद आप उनको रिमाइंडर भेज दीजिए कि मैंने ऐसा ऐसा कंप्लेंट किया था, इसका आपसे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद वो जो उसके उनको ऊपर के जो अधिकारी रहते हैं उनको आप ये कंप्लेंट एस्केलेट कर सकते हैं। जैसे कि बैंक के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप उनके ब्रांच मैनेजर से जाके मिल सकते हैं। ब्रांच मैनेजर अगर सुनने के लिए तैयार नहीं तो हर एक बैंक की वेबसाइट पे उनके नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी होता है, उनका नंबर होता है, तो आपको ईमेल आईडी लेना है और बैंक को जो आपने पहले मेल भेजा था वही ईमेल उनको फॉरवर्ड करना है। लेकिन ये लिखना है कि मैंने इतने दिन पहले ये कंप्लेंट रेज किया था, इसका मुझे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। आपको ये एस्केलेट करना है कंप्लेंट। और बैंक में और एक है कि नोडल ऑफिसर से भी अगर आपको कुछ रिस्पांस नहीं आता है तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग ओम्बड्समैन बोल के एक सिस्टम है, तब आप उनको 30 दिन के अंदर उनके पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस की हम बात करते हैं, अगर समझो कि पुलिस स्टेशन में आपको सीनियर पीआई ने या फिर ड्यूटी हवलदार जो है उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो एरिया के जो एसीपी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो हर एक एरिया के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहते हैं। तो ये एवरी सैटरडे वो पुलिस स्टेशन में वो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उनका एक दरबार रहता है, तो वहाँ पे वो आते हैं, वहाँ पे वो लोगों की शिकायत सुनते हैं। तो आप उनको जाके मिल सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि ये मेरा कंप्लेंट था लेकिन इसका मेरे को अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। पहले मैंने बोला था कि बैंक तो एसबीआई जैसी बैंक है, ये इनका ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम में है, तो आप उनमें आप एटीएम रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी है इनकी वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसका आपको एक्नॉलेजमेंट भी आएगा आपकी वेबसाइट पे या आपके मोबाइल पे आपको इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा एसएमएस, और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको इसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर आप ये फॉलो अप कर सकते हैं। आरबीआई का अगर आप कंप्लेंट करना है तो ये आरबीआई का वेबसाइट है कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए, ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है cms.rbi.org.in। तो अगर आपको बैंक में कंप्लेंट किया, अपने बैंक में या फिर कोई भी फाइनेंशियल लेंडर को आपने कंप्लेंट किया,
और उसका रिजोल्यूशन नहीं मिला तो आप ये वेबसाइट पे जाके आपका कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे और इसमें और भी है कि अगर आपको कोई फ्रॉड मैसेज आता है या फिर कॉल आता है और आपके साथ धोखा होता है तो ये अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। तो आप ये cybercrime.gov.in पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा एक सोल्यूशन है कि साइबर क्राइम कोर्ट बोल के एक कंसेप्ट है। इसमें होता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रहते हैं इसमें। तो अगर आपका 5 करोड़ के अंदर तक नुकसान हुआ है इस किसी फ्रॉड में तो आप इनको भी कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर ये सुनवाई लेके आपको उसका न्याय दे सकते हैं या फिर आपका पैसा उसमें से वापस आ सकता है। आप फिर अपने जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है जिसको हम ग्राहक मंच बोलते हैं, तो आप इनके पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लिमिट है कि अगर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका अगर वैल्यू 1 करोड़ के नीचे है तो आप जिला कमीशन जो है, जिला ग्राहक मंच जो है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, जैसे कि मुंबई के लिए 2 है, एक मुंबई डिस्ट्रिक्ट है और मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट है, या फिर ठाणे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, तो आप इनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर अमाउंट अगर आपका 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक होगा तो आप फिर महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर कमीशन पे जा सकते हैं। और अगर वो उसका वैल्यू जो फ्रॉड हुआ है उसका वैल्यू अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो फिर आपको नेशनल कंज्यूमर कमीशन पे जाना पड़ेगा जो कि दिल्ली में है। तो अब तक के लिए इतना काफी। अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज पूछ लीजिए। अरविंद? Sir, we already have some questions we have received. I'll just read those out, or I can ask them to unmute also. So Atharv's question is, sir, are mutual funds or SIP investment better options for getting a good return in the long term? Okay, as I told you, SIP is part of mutual fund only. Mutual fund is an instrument, investment instrument, and SIP is one of the root of that. So either you. Yeah, Atharv, I think sir is answering the question, so I think you can go ahead with that. Okay, so as I said, mutual fund is an instrument, investment instrument, and SIP, that is a monthly investment plan or strategic investment plan, as you can say, is a part of that investment product. SIP can be used for other financial instruments as well. तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप SIP कर सकते हैं। मतलब हर महीने में आपका ठराविक जो भी आपका फिक्स अमाउंट है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड स्कीम में। या फिर अगर आपके पास लमसम अमाउंट आ गया, समझो आपको कोई अगर स्कॉलरशिप मिल गया या फिर कुछ और पैसा कहीं से पैसा आ गया, समझो 1 लाख रुपया मिल गया, तो आपको म्यूचुअल फंड में डालना है तो आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर SIP करना है तो SIP भी आप कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। Sakshi, are you there? So I wanted to ask that how will we get the authentic email ID of the bank if we want to complain or send some message? So okay, it's quite easy. You have received your passbook, so just go and check the first page of your passbook. You'll find your bank's email ID written there. Otherwise, you can go to your bank's website and click on the contact us page. There you'll find all details about the branch. It's there. Mostly, I mean, most of the banks have their branch codes, and branch codes are integrated into their email IDs. So let's say, for example, SBI's a branch account, let's say it's a 399 branch code. So the branch email ID of that branch would be SBI_399@sbi.co.in. That would be the email ID. I've received a query in person by Umesh. Umesh's question is actually, which broking app is best to invest in the share market and what is IPO? So I think, can I just request you to share a little bit about IPO and the share markets also, if you have the time? Okay. See, my basic funda is very simple. If you want to invest in stock market, you need to have time. You need to dedicate your own time for investing because it requires a lot of study. Same applies with broker. So I can't guarantee you that particular broker will be good, a particular broker's app would be good. So you have to listen to the public comments, you have to search it for the reputation and then only use it.
IPO is called as initial public offering. And IPO means a company is coming into the stock market and raising money for its business. But what happens in IPOs is, समझो कि मुझे मार्केट में IPO लाना है और IPO लाने में मेरा जो इंटरेस्ट है, so I will expect maximum value for my shares. और मैक्सिमम वैल्यू मुझे तभी मिलेगा जब आई एम एट अ पीक लेवल. तो अगर कंपनी पीक लेवल पे होगा तभी वो मार्केट में आएगा और तभी वो मार्केट से पैसा उठाएगा, बिकॉज इट कैन गेट ए गुड वैल्यूएशन. तो आईपीओ का जो प्राइसिंग है, तो प्राइसिंग कॉस्टली हो सकता है. I mean, most of the time the pricing जो है वो शेयर का जो वैल्यू है वो कॉस्टली रहता है. तो आईपीओ से मैं तो कहूँगा, अगर आपका बहुत सारा पढ़ाई नहीं है, आपने उसका डीप में स्टडी नहीं किया वो कंपनी के बारे में, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम आईपीओ. क्योंकि आईपीओ, समझो आज मेरी कंपनी का आईपीओ आ गया और मुझे अच्छा उसका दाम मिल गया, उसका शेयर वैल्यू अच्छा मिल गया, समझो इट्स 1000 रुपीज इन प्राइमरी लिस्टिंग. तो बाद में होता कैसे है कि ये स्टॉक अभी लिस्टिंग तो हो गया, लिस्टिंग में मेरे को वैल्यू मिल गया, लेकिन बाद में जैसे ही मेरा क्वार्टरली रिजल्ट आता है या फिर ईयरली रिजल्ट आता है, तो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है. डिपेंडिंग ऑन दैट माय शेयर वैल्यू कैन गो डाउन, and it can go down even to any amount. It can go down. So you just keep and watch eye there, and the same share which has received 1000 rupees price at the opening at the IPO, you can buy it at 500 rupees after 2 years. So it's just a choice of your timing. But you need a lot of study in stock market. So unless and until you can spare the time, don't go into that. It's not at all advisable. क्योंकि ये तुम्हारा खुद का पैसा है और you only can take better care of it. Okay. Utpala ma'am also had a question. Ma'am, do you want to unmute and share your question? Yeah, I just want to ask how to select mutual funds also, if you want to invest in mutual funds. Okay, again, it's a difficult question, ma'am, because like I said about shares, so you need to study a lot of things in mutual funds also, and but basically on a rough side, I mean see, I am not investment advisor, so I can't tell which mutual fund, but I can give you a basic idea. So basically, invest in mutual fund for a long term. Even I mean, we had seen even in the worst of the worst mutual fund had given a very good return compared with the bank FDs after 20 years. Yes. So you have to keep that horizon very long-term investment. And in mutual fund, I would suggest go for equity based mutual funds. So that gives you a better return. But it has to be a long term. So you can either go lump sum or you can invest in SIP, but keep the investment horizon long. Okay, but equity is again on the basis of share market. So balance fund would be better or equity? See, it depends on your choice. If you just want to play safe, then you can even go for index fund. Okay. So, but equity fund are most preferred by almost every investment advisor. They suggest, I mean, it's a suggestion. You can go for hybrid, you can go for balance, you can go for index. Or if you are a little bit taking, you want to take just risk, then you can even go for debt schemes. Okay. But I would again advise it's a risky product. I mean, we had seen what happened in Franklin Templeton scheme. So people are a little bit scary about debt schemes nowadays, but equities are better. And in equities, you can choose index or balance or hybrid, whatever it is. Okay. Even for the shares also, when we should purchase, like when it's low cost, yeah, like it's how to select the timing, like when we should go for this? No, there is no phenomena called as timing the market. I mean, we had seen many people who are waiting to jump into share market. I mean, the time never comes. So current time is the best time to invest. Okay. And I mean, normally what we had observed across the world, I mean, two basic fundas you have to keep in mind in share market investment. You have to book profit and stop loss. So yeah. Let's say if you had bought a share for 1000 rupees, so you should be ready
how much money you want to earn that share. So if the share price goes at 1,200 rupees, you should immediately sell it off. That is your book profit. And if the share price goes to 900 rupees, you should immediately sell it off. That is stop loss. So these two things you need to figure it out and fix it. And many people I had seen, they fall in love with the shares. So there is no place for that. It's a rule. It's a very professional market, and there is no place for any emotions. So you have to just take the decision, move fast. Okay. Thank you. Umesh has a question. Umesh Vavdara. Umesh, can you please unmute? Yes, sir. Yeah, Umesh, can you please share your question? You would ask your question, so maybe you might be able to explain that better. Yes, sir. So, sir, my question was, yesterday I got around 270 text messages simultaneously. In that, it was written my OTP. And in some messages, it was written login pin from different company. So, sir, my question is, how can I get so many messages? And even at that time, I was getting call from scammer. It was suggested by the Truecaller app. So you had pinned it out. These were the spam messages and fraud messages. We can say phishing. They were trying to fool you. But you can do is you can report that messages to the company. You can send an SMS to 1909 with the description, or if you have that Try DND app in your mobile, so you can report that number also and basically just block. I mean, see, Try and everything. I mean, the Telecom Regulatory Authority and the Department of Telecom, they pretend. I mean, they think that they had got a fantastic app and they are very pro-consumer. Nothing happens. Nothing happens even if you complain regularly. So just block these numbers. That is the best solution. I think we have one more interesting question. This is from Vinayak Sawant. His question is on cryptocurrency. So there's a lot of growing popularity about cryptocurrency and many people are advising people to invest in cryptocurrency. So is there any risk to invest in crypto? Maybe if you could share a little on the cryptocurrency also. Okay, so my views are same like what RBI has. See, crypto, what is currency? Basically, we have to understand the currency phenomena. Currency should be liquidated. I mean, it should be freely available across the places. That is first. Second, for any currency, it is quite important that it should be backed by a sovereign. So what is sovereign? Sovereign is the country. So let's say rupee. So Indian rupee is backed by the sovereign and it is guaranteed by the RBI. So if you see any currency note, so you'll find the RBI governor's signature there. I promise to pay the holder of this currency note so and so rupees. So that is an assurance. Then there is RBI is a regulator. So RBI regulate the currency. If there is any fraud taking place in the currency, so you can raise the complaint, you can escalate, and you'll be given justice. Nothing is there about cryptocurrency. Who is regulating? Some few techies. And currency is not an investment. I mean, for individual player, currency is not an investment. If you are a huge player, then you can invest in Forex. That is foreign exchange. But again, in Forex, the income that you get is very small. So unless you have volume, it won't be substantial. And cryptocurrency is not an investment. It is just a digital form of currency launched by some techies. But again, there are no regulations, no rules. So unless the government comes forward, the Reserve Bank comes forward with some rules, regulations, and basically the consumer grievances redressal forum, there is no point in falling for these cryptos. Just stay away from that. In continuation with that, there's one more question from Sakshi. What is Bitcoin? Bitcoin is also cryptocurrency. It's nothing different from cryptos. It is a name of one of the cryptos that was launched initially. I mean, long time back ago it came,
Basically, what these cryptocurrencies are based on are blockchain. So it is a technology. So the blockchain technology is used by all cryptocurrency. But again, it's complicated. Right? I don't think it's a product per se, and not even currency, because you can't pay anyone in India with cryptos. So if you want to buy something from, let's say, Chroma, so you can't go to Chroma and say, okay, I'm paying in Bitcoin. We accept it. It's not happening. So there is no liquidity per se for this product. We have time for one last question. Okay. One last question goes to Athar. His question is, what would be the best investment option for a beginner? Best investment option for a beginner would be regular saving. If you are a little bit adventurous, then do study, then put your money in mutual funds. But for any financial product, even for the bank FD, you need to study it hard. You need to study different banks and their FD rates. So unless you study, you can't say that the product is safe. Thing is, you need to invest. Thanks a lot for that, sir. I think with that, we will have to end the session. We had planned to end it at 12:30. But before that, can I request all of you to switch on your cameras so we can take a screenshot? We don't have the chance to take a physical photograph. So maybe we can take a screenshot. Okay. Thank you all for joining. I think I'll just take a normal screenshot. And a special thanks to Utpala ma'am once again for helping us with all the coordination and for helping us put this thing together. Thanks a lot, ma'am. And thank you to all the participants as well who joined us today. Thank you. And yes, ma'am. Sorry, you're saying something. Yeah. Thank you, Natarajan, and especially all team member of Money Life Foundation. And it was really, Yogesh sir, it was really very informative session. And we thought it should go ahead, but now time is end. So we need to wind up this session. But really, it was very informative. Thank you. Thank you very much.